Hey guys, welcome back to my channel. My name is Madhumita and I am back with my another video. आज हम इंडस्ट्रियल लॉ का एक न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. हमने इंडस्ट्रियल लॉ का काफ़ी सारा चैप्टर्स कर रखा है. आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देखिएगा. काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं इंडस्ट्रियल लॉ के. आज एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. सबसे पहले हम ये जानेंगे गाइस कि इस चैप्टर को लाने का या इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था. ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे कि ये जो एक्ट है वो लाया क्यों गया, वाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था. पहला था, देख लेना गाइस, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव मैंने दिए हैं. पहला ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयर टू मेक द टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू द पर्सन एम्प्लॉयड बाय देम. मतलब कि एम्प्लॉय को प्रॉपरली टाइमली पेमेंट हो वेजेस का, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा. एम्प्लॉयर जो है पेमेंट ऑफ वेजेस को देने में डिले ना करे. ये पहला उद्देश्य था इस एक्ट को लाने का. ठीक. दूसरा था प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयड पर्सन अगेंस्ट आर्बिटरी फाइन. ओके, मतलब एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनको प्रोटेक्ट करना आर्बिटरी फाइन से. अब आर्बिटरी फाइन्स क्या होता है. आर्बिटरी मीन्स मन माना, मन चाहा, कुछ भी फाइन आप एम्प्लॉय से डिडक्ट नहीं कर सकते. उनको इस चीज़ से बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया. एंड लास्ट है एन अनऑथराइज्ड डिडक्शन बीइंग मेड फ्रॉम देयर वेजेस बाय एम्प्लॉयर्स. मतलब कि कोई भी मन माना अनऑथराइज्ड डिडक्शन एम्प्लॉयर नहीं कर सकता एम्प्लॉय के वेजेस से. ठीक है, ये चीज़ मतलब मेनली एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, एम्प्लॉय की वेजेस के प्रोटेक्शन के लिए एम्प्लॉयर कोई मनमाना डिडक्शन ना करे, इस कारणवश इस एक्ट को लाया गया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये वेजेस एक्ट किन किन जगहों पर एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ ये एक्ट लागू किया गया है. ठीक है, सबसे पहला है होल ऑफ इंडिया, सारे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है. सेकेंड है employees drawing wage up to rupees 18,000 per month is covered under this act. मतलब कि वो एम्प्लॉयज़ जिनका वेजेस पर मंथ 18,000 है वो इस कैटेगरी में कवर हो जाएंगे, मतलब इस एक्ट में कवर हो जाएंगे. और ये जो पर्टिकुलर रूल है ना, ये कब आया इफेक्ट में, कब से लागू हुआ, ये 11 सितंबर 2012. 11 सितंबर 2012 को ये रूल कहा गया, ये रूल लाया गया. एम्प्लॉयज़ जिनका वेजेस पर मंथ 18,000 रुपये है वो इस एक्ट में कवर हो जाएंगे. एंड थर्ड एप्लीकेबिलिटी है पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री. किसी फैक्ट्री में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है. पर्सन एम्प्लॉयड इन अ रेलवे बाय अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ सब कॉन्ट्रैक्टर. उस व्यक्ति को रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपॉइंट करेगा, डायरेक्टली भी अपॉइंट कर सकता है और थ्रू अ सब कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे भी अपॉइंट कर सकता है. मीन्स एनी फैक्ट्री, एनी रेलवे और पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, ये 3 केसेस पे ये रूल जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइन इन दिस एक्ट. इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन होगा वो इस एक्ट में डिफाइन किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगी. तो उस कैटेगरी में ही ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. ठीक है, लास्ट है कि ये एक्ट जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब से प्रॉपरली इफेक्ट में आया, केम इनटू फोर्स जिसको हम कहते हैं. तो ये इफेक्ट में कब से आया. द एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 1937. ठीक, ये चीज़ मल्टीपल में पूछी जा सकती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा. जैसे कई बार ये 18,000 को फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है. ठीक है, तो आप इस चीज़ को, छोटी छोटी बातों को ख्याल रखिएगा. इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमारा पहला डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था गाइज ऊपर में कि एप्लीकेबिलिटी में इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी, और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आता है वो हम इस डेफिनेशन में देखेंगे. पहला है ट्रामवे सर्विस और मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस. ठीक है, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस और ट्रामवे सर्विस जिनका यूज़ किया जाता है कैरिंग पैसेंजर और गुड्स को लाने में. ठीक है, बाय रोड, बाय हायर और बाय रिवॉर्ड. ये हो गया हमारा पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस. सारे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस अदर देन सच सर्विस belonging to exclusively employed in the military, naval or air force of the union.
सारे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस आएंगे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, लेकिन किनको छोड़कर? मिलिट्री सर्विस, नेवल सर्विस और एयर फोर्स सर्विस को छोड़कर। अगला पॉइंट है डॉक, वार्फ और जेटी। डॉक का मतलब जहाज घाट, जहाँ पे जहाज आके रुकती है या जहाँ से जहाज डिस्पैच होता है। वार्फ और जेटी का मतलब होता है लैंडिंग प्लेस या लैंडिंग घाट, जहाँ पे जहाज आके रुकती है, लैंड करती है। तो तीनों का मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है इनलैंड वेसल, माइन, क्वेरी और ऑयल फील्ड। क्वेरी मीन्स खदान, ठीक है, इसको हम खदान कह सकते हैं। माइन भी एक तरह से खदानी है, तो ये भी सिमिलर वर्ड्स ही है। ऑयल फील्ड, ये सब सर्विस जो है ना इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में आती हैं। प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉट, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज और कैनल। इरिगेशन, सिंचाई करना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वर्कशॉप। लास्ट है वर्कशॉप। तो ये कुछ सर्विसेज है गाइस जो कि हमारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में आती हैं। मतलब कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में अगर ये सर्विसेज आती हैं तो ये एक्ट भी जो है वो इन सर्विसेज पे, इन वर्कशॉप पे, इन एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेजेस का, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। वेजेस में इंक्लूड किया गया है ऑल रेम्यूनरेशन, सैलरी, अलाउंस, एनी रेम्यूनरेशन पेबल अंडर कोर्ट सेटलमेंट अवार्ड, अंडर ओवर टाइम या ओवर वर्क और हॉलीडेज, लीव पेड। ये सब जो है इसके अंडर में जो जो रेम्यूनरेशन हमको मिलते हैं, जैसे कोर्ट सेटलमेंट अवार्ड, ओवर टाइम वर्क और हॉलीडेज, लीव पेड, ये जो है वेजेस में इंक्लूड किए जाएंगे। अब वेजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएंगी? एनी बोनस विच डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर और ग्रेचुइटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं उनको वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वेज कैलकुलेट करते वक्त इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। गाइस, तो ये रहा हमारा पार्ट 1 का वीडियो, ठीक है। पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा, एप्लीकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, इफेक्ट एंड कुछ कॉमन डेफिनेशन। अब हम पार्ट 2 में फिर जल्दी मिलेंगे गाइस, रिमेनिंग चैप्टर्स को कवर करेंगे उस पर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस।